नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 25 फरवरी 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। कल एक दोस्त का सजेशन था कि आप मुस्कुराते नहीं हो, तो आज मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी सी मुस्कान रखूँ अपने चेहरे पे। ठीक है, वैसे पढ़ाने में सीरियस तो होना पड़ता है यार, मुस्कान से कैसे काम चलेगा। ठीक है, चलिए फिर पढ़ लेते हैं अपन। तो आज की हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कल एक फ्रेंड का जो है वो कमेंट आया था। उन्होंने एक बात बोली थी, उन्होंने ये बोला था कि कैसे स्पीड, दो चीजें होगी देखो रीडिंग की, एक स्पीड होगी, दूसरा लर्निंग, या उसको बोल सकते हैं आप अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कि किसी भी कंटेंट को या बुक को या किसी मैगजीन को स्पीड से पढ़ा भी जाए, साथ में कि वो अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो और उसकी लर्निंग्स भी अच्छी हो। देखो दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी है एक मायने में। कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे, हम जल्दी से इसके बारे में बात कर लेते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे है कि अगर मान लो आप स्पीड से पढ़ोगे तो आपका लर्निंग का लेवल और अंडरस्टैंडिंग का लेवल कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? सबसे पहली चीज कि आप अगर फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो तो बहुत एक्सपेक्ट मत करो कि बहुत ज्यादा कुछ समझ में आ जाएगा या बहुत ज्यादा आप सीख लोगे या रट लोगे इस कंटेंट को। नहीं, आप फर्स्ट रीडिंग को जस्ट आप ऐसे पढ़िए कि हाँ ठीक है, आपको एक ओवरव्यू मिलता जा रहा है किसी भी कंटेंट के बारे में, किसी की बुक के बारे में, और एक जनरल आइडिया आपको उस टॉपिक या उस चीज के बारे में होता जा रहा है। तो उस हिसाब से आप पढ़े। जब आप सेकंड टाइम आएंगे तो आपकी पढ़ने की जो स्पीड है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, और साथ ही आपकी जो लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग है वो भी उस पर्टिकुलर टॉपिक की, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की या पर्टिकुलर बुक या किसी मैगजीन की हो जाएगी। तो इस तरह से आप कोशिश ये ना करें कि एक ही रीडिंग में आप स्पीड से भी पढ़ लें और उसका लर्न भी हो जाए, आपको अंडरस्टैंड भी हो जाए। तो ये चीज थोड़ी सी मुश्किल है। तो इसको आप एक बार फॉलो करेंगे, फिर आपको क्या फायदा मिलता है या क्या डिस्टर्बेंस आता है इसको अपन दोबारा डिस्कस कर लेंगे। राइट, चलिए सीधा अपन बात कर लेते हैं हमारे इंपोर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, आपको पता है पंचायती राज जो चुनाव है वो भी होने वाले हैं। थोड़ा सा हम पंचायती राज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हमारे यहाँ गवर्नमेंट के 3 टीयर है, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। यहाँ है हमारी केंद्र सरकार, आप सब जानते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार हमारा प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिमंडल, साथ में हमारी लोकसभा राज्यसभा, ये जो हो गया जो हम एमपी चुन के भेजते हैं, इनसे बनती है हमारी टीयर 1 गवर्नमेंट। टीयर 2 गवर्नमेंट जहाँ हम एमएलए चुन के भेजते हैं, उससे बनती है हमारी राजस्थान के सीएम एंड जो आपके मिनिस्टर्स वगैरह, ये बन गया आपका टीयर 2। टीयर 3 जो है ये सबसे पहले तो 1959 में आपका नागौर से हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे पूर्व दिवंगत नेहरू जी ने शुरू किया, और उसके बाद में 73rd और 74th संवैधानिक संशोधन लाके और इनके लिए प्रॉपर प्रावधान कर दिए गए। तो इसी हिसाब से हमारे जो पंचायती राज चुनाव है ये होने वाले हैं कब? इस साल में। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें बेसिकली ये हुआ, कोर्ट ने ये बोला कि भाई 15 अप्रैल से पहले आपको चुनाव करवाने हैं। तो उसी के निर्देशन में चीजें हुई है। कोर्ट ने ये बोला 15 अप्रैल तक आपको करवाने हैं, और जो मतदाता सूची है उसका जो अंतिम प्रकाशन है वो 25 तारीख को निर्वाचन आयोग करने जा रहा है। किस हिसाब से? 1 जनवरी 2026 तक जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है उसका नाम उस लिस्ट में होगा। ओके, हमने पढ़ लिया, कोर्ट ने जो चुनाव आयोग की जो तारीख है वो 15 अप्रैल चुनाव आयोग को दे दी कि भाई इससे पहले चुनाव करवाने, या इस तक 15 अप्रैल तक। तो इसमें एक अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च के दूसरे सप्ताह, यानी कि मार्च का जो सेकंड वीक आएगा उसमें आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता बेसिकली ये होता है कोड ऑफ कंडक्ट जिसको बोला जाता है। दोस्तों, होता क्या, जब भी इलेक्शन होते हैं तो कुछ कुछ चीजों पे जो है प्रतिबंध लग जाए। जैसे कोई सरकार नई घोषणा नहीं कर सकती, कोई लोग लुभावन वादे नहीं कर सकते, इस तरह की बातें नहीं कर सकती सरकार, एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट है, कि किसी भी तरह से मतदाताओं को अंतिम समय में प्रभावित किया जा सके। इस हिसाब से हमारे लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें एक जनरल आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जो वोटिंग होगा, जो वोटिंग परसेंटेज होगा, जिस तरह के रिजल्ट्स आएंगे वो हमारे लिए एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसलिए हमने इसको हल्का सा डिस्कस कर लिया ताकि एक आउटलाइन आपके दिमाग में बन जाए, ताकि जब इससे फर्दर जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो। अभी एक चीज आप याद कर लीजिए, टोटल जो ग्राम पंचायतें हैं वो है 14,403 राजस्थान में। ठीक है, ये डेटा आप याद कर लीजिए, ये मल्टीपल जगह आप इसको काम में ले सकते हैं और सीधा भी पूछा जा सकता है। राइट, तो वार्ड ये इंपॉर्टेंट नहीं, 1,30,282 जो टोटल वार्ड है इन ग्राम पंचायतों के, लेकिन ये ग्राम पंचायतें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे जिला परिषद है 41 और उनकी जो वार्ड है 1403। 41 जिले 41 जिला परिषद है और वार्ड है 1403, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्या होता है इनिशियल किसी खबर को पढ़ लेने का। बूंग आप याद कीजिए, हमने पढ़ा था बूंग, जब इस फिल्म का क्या हुआ था, नॉमिनेशन हुआ था, किसके लिए हुआ था, बाफ्टा। ये एक आंक है
लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम का एक अवार्ड है, जो कि इसको ब्रिटेन का ऑस्कर भी बोला जाता है। नीचे लिखा देखिए, ब्रिटेन का ऑस्कर भी कहा जाता है। तो जब बूम जो ये फिल्म थी, जब इसका नॉमिनेशन हुआ था, तब हमने बात करी थी और हमने ये भी बोला था कि हम जस्ट इसको अभी एक सरसरी नजर से देख रहे हैं, कि इनिशियल प्राइमरी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में रजिस्टर्ड हो रही है। जब इसको नॉमिनेशन के बाद में जब अवार्ड मिल जाएगा, तब ये हमारे लिए एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और अभी अगर एग्जाम के हिसाब से अगर आप मुझे पूछो तो 10 आउट ऑफ 9 मैं इसको दूंगा। इसके एग्जाम में, किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में पूछे जाने की जो संभावना वो काफी ज्यादा है। कहाँ की फिल्म है? मणिपुरी फिल्म है, याद रखेंगे आप। अब सारी चीजें इसके बारे में याद रखनी है। मणिपुरी फिल्म है, बूंग इसका नाम है, और लंदन में ये आयोजित हुआ, बाफ्टा अवार्ड। और यहाँ पे इसको कैटेगरी कौन सी? बेस्ट चिल्ड्रन और फैमिली फिल्म का अवार्ड जीता है। कैटेगरी पे आप याद रखेंगे कौन सी है? बेस्ट चिल्ड्रंस, यानी बच्चों की कैटेगरी में इसने ये अवार्ड जीता है। और इस तरह इस कैटेगरी में बाफ्टा जीतने वाली ये देश की पहली फिल्म बन गई है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके जो डायरेक्शन किसने किया है? लक्ष्मी प्रिया देवी ने किया है, ये भी आप याद रखेंगे। निर्माण आप बेशक नहीं याद रखें, हल्का सा पढ़ने, फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी ने किया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बूम जो कि एक मणिपुरी फिल्म है, बाफ्टा जो कि लंदन का यानी यूनाइटेड नेशन ब्रिटेन का एक ओस्कर कहा जाने वाला अवार्ड है, वहां पे बच्चों वाली और महिला वाली कैटेगरी में, फैमिली वाली कैटेगरी में इस मूवी ने ये अवार्ड जीता है। तो आप याद रखेंगे। और इस श्रेणी में अवार्ड जीतने वाली ये देश की पहली फिल्म है। ठीक है, डायरेक्टर इसके कौन थे? निर्देशक लक्ष्मी प्रिया देवी, और इसको जो प्रोड्यूसर जो थे, निर्माण जो किया फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी ने। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, नीदरलैंड के एक नए प्रधानमंत्री बने। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट देखिए, नियुक्त होते हैं, लेकिन थोड़ी सी एक अलग बात है। एक तो 38 वर्षीय रोब जोटेन, जो कि काफी यंग है। ठीक है, रोब चेटेन, नाम याद रखेंगे, रोब चेटेन। और ये युवा होने के साथ साथ एक और चीज है इनके साथ, कि खुले तौर पे पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री भी है। ये अपने आप में एक बड़ी अच्छी बात है, कि जिस तरह जो वैश्विक रूप से दुनिया में मतलब एक्सेप्टेंस जो है वो बढ़ती जा रही है, स्पेशली इनके लिए जो अदर देन मेल एंड फीमेल, हमारे जो समलैंगिक जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, उनके लिए भी, कि किस तरह आप देखेंगे नीदरलैंड में उनको जो नंबर 1 जो पद है देश का, वो भी मिल गया है। ठीक है, और हम सोच के देखिए, हम एज ए सोसाइटी हम किस तरह का स्टिग्मा इन सब चीज लोगों के प्रति रखते हैं। देखिए, जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है, जो भगवान ने कर दी है, या जो भी जिस तरह प्रकृति ने कर दी है, तो उनके लिए किसी तरह का स्टिग्मा होना मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। आप भी इस पे सोचिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, केरला का नाम बदल के केरलम किया जा रहा है, और मलयाली में एक्चुअली केरला को केरलम ही बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए प्रक्रिया क्या है। देखो, अगर किसी स्टेट को अपना नाम बदलना है, ठीक है, तो क्या प्रक्रिया है? सबसे पहले वहां की जो विधानसभा है वो प्रस्ताव पारित करेगी, प्रस्ताव पारित करके पास करके भेजेगी। उसके बाद हमारी जो केंद्रीय कैबिनेट है वो उसको अप्रूवल देगी। ठीक है, स्पेशली होम मंत्रालय यानी गृह मंत्रालय। और उसके बाद हमारी जो संसद है उसका अप्रूवल आएगा। इस तरह फिर वो नाम चेंज होता है। आपको बता दूं, इससे पहले जैसे उड़ीसा था, उसका ओडिशा किया गया। बंगाल का जो प्रपोज नाम है वो भी पेंडिंग है, और ये भी 2024 में रखा गया था। और अभी क्या है कि स्पेशली जो कैबिनेट है उसने अप्रूवल दे दिया है। अब जैसे ही ये संसद से पारित होगा, तो हमारे केरल का नाम क्या हो जाएगा? केरलम हो जाएगा। याद रहेगा आपको? ठीक है, आगे एक वर्ड है गोल्डन होराइजन। देखिए, गोल्डन होराइजन, गोल्डन का मतलब गोल्डन स्काई कलर, आप ये मानेंगे। और होराइजन का मतलब होता है एक प्रतिषेध या एक प्रतिबिंब। ठीक है, ये क्या है? ये देखो, इजराइल की एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। देखो, स्पेशली लगभग जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो आपकी कहां से लॉन्च होती है? ग्राउंड से। ठीक है, लेकिन ये जो गोल्डन होराइजन है ये एयर से, यानी किसी एयरक्राफ्ट के माध्यम से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल प्रणाली है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसको क्या है? लड़ाकू विमान से दागा जा सकता है। और ये डीप स्ट्राइक यानी दुश्मन के भीतर जाके सटीक हमला करने के लिए डिजाइन की गई है। विशेषता क्या है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि भारत को देने की पेशकश की है किसने? इजराइल ने। इजराइल ने बोला कि जो हमारा गोल्डन होराइजन जो एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है वो हम आपको दे देंगे, और इससे आपकी जो क्षमता है उसमें इजाफा होगा, और आप जो अपना Su-30 MKI जो हमारा लड़ाकू विमान है इस पे इसको प्रयोग कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है गोल्डन होराइजन क्या है? तो इजराइल का एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
आगे आपको पता है मोबाइल वेटरनरी एक यूनिट है। देखो इस यूनिट में क्या होता है, स्पेशली हमारे जो जानवर है उनके डॉक्टर्स की एक टीम होती है, ठीक है, जो कि एक व्हीकल में होती है। साथ ही यूनिट ये 962 क्या है, ये एक टोल फ्री नंबर है। अगर आपको कहीं भी कोई भी अगर कोई जानवर अगर संकट में दिखाई देता है, प्रॉब्लम्स में दिखाई देता है, तो आप जब इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे तो वहां उस तक वो हेल्प पहुंच जाएगी, ठीक है। डाटा है इसमें हमारी सूजस मैगजीन में, तो हम इसको इंक्लूड करके पढ़ रहे हैं। 15 फरवरी 2026 तक देखो इसके माध्यम से 61.30 लाख से अधिक पशुओं का निःशुल्क उपचार किया जा चुका है। तो ये एक अचीवमेंट है, ठीक है, बहुत मच इंपोर्टेंट नहीं है एग्जाम के हिसाब से। एग्जाम के हिसाब से इंपोर्टेंट ये कि ये योजना किसकी है। ये योजना राज्य सरकार की नहीं है, केंद्र प्रवर्तित योजना है, यानी कि केंद्र सरकार की योजना है। और जो वाहनों की लागत है उसका तो 100% देती है केंद्र सरकार, यानी ये जो एम्बुलेंस है, इस एम्बुलेंस की जो लागत है इसका पूरा का पूरा पैसा कौन देगी, केंद्र सरकार। लेकिन ये जो स्टाफ है या ये जो मेडिसिन है इसका जो खर्चा है ये होगा 60-40, यानी 60 आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का और 40 आपका स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। और इस तरह की 536 जो यूनिट है वो चल रही है, ठीक है। योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2024 को हुई, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। टोल फ्री नंबर 9 अक्टूबर 2024 को क्रियाशील हुआ नहीं है। सिर्फ आप टोल फ्री नंबर याद रखेंगे कि ये किससे संबंधित है। एक चीज और आप याद रखेंगे, केंद्र सरकार के जो मापदंड है उनके अनुसार प्रति 1 लाख पशुधन पे एक मोबाइल यूनिट होनी चाहिए, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा कि प्रति यूनिट प्रतिदिन कम से कम 6 पशुओं का उपचार करें। ये दो आप क्राइटेरिया जो है याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे कि प्रति 1 लाख जानवरों पे एक यूनिट होनी चाहिए, पहला क्राइटेरिया। और दूसरा कि एक यूनिट कम से कम 6 पशुओं को औसत दिन में देखें, ठीक है। चलिए तो आगे फिर हमारी सूजस मैगजीन में एक हमारी योजना है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना, ठीक है। इसके बारे में चर्चा थी, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना। क्या समझ आता है धरती आबा, यानी धरती से जुड़े हुए हमारे जो जनजाति भाई बहन है उनके जो गांव है उनको उत्कर्ष तक ले जाना, यानी उनको डेवलप करना, उनमें जो बेसिक फैसिलिटीज है उनको विकसित करना, ठीक है। जनजाति समुदायों के समग्र विकास के लिए, यानी उनका हर तरह से विकास करने के लिए केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। और राजस्थान ने इसको प्रभावी रूप से लागू किया है, इसके लिए राजस्थान को सम्मानित भी किया है। देखो न्यूज कहती है कि राजस्थान को धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना में सम्मानित किया है, ठीक है। तो हमें एकदम से क्यूरियोसिटी और हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि हम किस तरह इस योजना के बारे में पता करें। सबसे पहली चीज, केंद्र सरकार की योजना है, उद्देश्य क्या है, जो हमारे आदिवासी समुदाय के जो भाई बहन है उनके समग्र विकास के लिए योजना कार्य करती है और इसको लागू किया जा रहा है। क्या करते हैं, जनजाति बहुल जो हमारे गांव है उनमें बुनियादी ढांचा, यानी वहां पे सड़क की व्यवस्था मान लो, पानी की व्यवस्था मान लो, अगर कहीं अंडरपास पुल की व्यवस्था, ठीक है, ये सारी चीजें। वहाँ स्वास्थ्य सेंटर की स्थापना, ठीक है, शिक्षा के लिए स्कूल की व्यवस्था, और वहां लोगों की आजीविका के लिए रोजगार की व्यवस्था, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं ये धरती आबा जनजाति कार्यक्रम के तहत की जाती है। और राजस्थान के 37 जिलों के 6019 गांवों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। याद रखेंगे क्या पूरे राजस्थान में नहीं, 41 में से 37 जिलों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे हमने बात करी थी कि इंडिया और यूरोपियन, यू का मतलब यूरोप, यू का मतलब यूनियन के बीच आपको पता है ट्रेड डील हुई थी, ये हमने बात की थी, याद आप सबको। इस ट्रेड डील में हमने जब बात करते टाइम एक चीज बात करी थी हमने कि एक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स है, जिसके बारे में यूरोपीय संघ और भारत की इस डील में बात नहीं हुई। क्या है ये, देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या है, ये जो यूरोपीय देश है ये हमारे पर्यावरण के संरक्षण को लेके काफी ज्यादा जागरूक है और एक्टिव भी है, ठीक है। तो ये एक लोग एक चीज बोलते हैं कि भाई हम जो आपसे सामान खरीदेंगे, जैसे मान लो हमने आपसे लोहा खरीदा, ठीक है, स्टील खरीदा, ठीक है, हम ये भी देखेंगे कि इनके निर्माण में आपने किस तरह से कार्बन का उत्सर्जन किया है और कितना किया। कार्बन का उत्सर्जन से मतलब हो गया कि हमने मान लो कोयला जलाया हो या पेट्रोल या डीजल या ईंधन किस प्रकार का जलाया है, तो हम ये चीज भी देखेंगे। और अगर मान लो ये स्केल बहुत ज्यादा है तो हम जो आपका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट्स में एक टैक्स लगाएंगे, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। समझ गए आप मेरी बात, चलिए इसको पढ़ते हैं, ठीक है। सीबीएम कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स या कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यूरोपीय संघ का बनाया गया जलवायु नीति का उपकरण है, यानी यूरोपीय संघ की जलवायु नीति का एक उपकरण है, राइट, समझ गए। आगे यहाँ संघ के जरिए आयातित होने वाले लोहा, सीमेंट, उर्वरक, हाइड्रोजन, बिजली जैसी वस्तुओं पर कार्बन मूल्य निर्धारित किया जाता है। वही बात जो हमने नीचे करी कि कितना कार्बन उत्सर्जन हुआ है उसके हिसाब से वो एडजस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। आगे उद्देश्य क्या है, कार्बन रिसाव को रोकना, यानी इसका आप सिंपल समझिए
कि जिस तरह से वो बोलते हैं कि हमारे यूरोप में जो प्रोडक्शन जितने कम कार्बन उत्सर्जन पे हो रहा है, हम चाहते हैं कि बाकी विदेशों में भी उसी तरह का कम उत्सर्जन पे कार्बन का ये हो। लेकिन समझिए एक बात को, अगर इस तरह के जब रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं तो प्रोडक्शन जो है उन देशों में स्थानांतरित हो जाता है जहां पे नियम कमजोर है, क्योंकि आपको पता है जब अगर इन नियमों का पालन करेंगे तो जो उत्पाद आपकी यानी जो वस्तु पैदा कर रहे हैं उसका जो मूल्य है वो बाजार में बढ़ जाएगा। जब उसका मूल्य बाजार में बढ़ जाएगा तब वो जो प्रतिस्पर्धी बाजार में जब बिकने के लिए जाएगी तो वहां पे प्रतिस्पर्धी नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए आगे भारत पर असर क्या होगा। देखो, भारत का विकसित देशों की तुलना में जो कार्बन का उत्सर्जन है वो काफी कम है, लेकिन फिर भी हमारा जो ये समझौता हुआ है इसमें छूट नहीं दी गई है। और आपको पता है भारत और यूरोप दोनों, यूरोपीय संघ दोनों अलग अलग क्षमता वाली अर्थव्यवस्था है, और आप इनकी क्षमताओं का अंदाजा यहाँ लगाएंगे कि 2025 में यूरोपीय संघ का प्रति व्यक्ति जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दे रहा था वो कितना दे रहा था, $46,000, और भारत का एक व्यक्ति दे रहा था औसत $2,800। तो आप देखिए दोनों में फर्क कितना है। ठीक है, 20 गुना से ज्यादा फर्क है। तो ये जो मैकेनिज्म है ये कहीं ना कहीं इसके बारे में बात की जा रही है। आगे बोलते हैं कि भाई ये जो जलवायु मापदंड है अगर ये लागू करेंगे तो भारत का जो सूक्ष्म लघु और जो उद्योग है इन पे तकनीकी बोझ पड़ेगा, यानी उनको इन उत्सर्जन को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी में निवेश करना पड़ेगा, और जब निवेश करेगा तो उनका तकनीकी जो बोझ है वो बढ़ जाएगा। हालांकि एक प्रावधान किया है, 2 सालों में 50 करोड़ यूरो की मदद मिलेगी, लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं होगी क्योंकि हमारी इकोनॉमी तो बहुत बड़ी है। आगे बात करते हैं कि भाई क्या करना चाहिए। तो राइटर यहाँ पे बोलते हैं कि अवसर को अनुकूल बनाना चाहिए। ठीक है, भारत को निवेश पर बातचीत करते हुए औद्योगिक बेस और विकार्बनीकरण के परिवर्तन का ठोस प्लान तैयार करना चाहिए। यानी ठीक है, अब हम रियायत हमें नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए मजबूत इस तरह का प्लान तैयार करना चाहिए कि हम कार्बन का उत्सर्जन कम करें। आगे कि स्वच्छ ऊर्जा में हमें निवेश करना चाहिए, और आपूर्ति श्रृंखला, टेक निर्माण, निवेश और साझेदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। राइटर यहाँ पे एक सकारात्मक बात करें कि ठीक है, कार्बन एडजस्टमेंट टैक्स लगेगा, आपका और ईयू का यूरोपियन यूनियन का समझौता हो गया है, लेकिन आप क्या करेंगे, आप सकारात्मक रूप से अच्छी टेक्नोलॉजी में, अच्छी स्वच्छ ऊर्जा में आप निवेश कीजिए और कार्बन उत्सर्जन को कम कीजिए। ठीक है, और आगे इस प्रकार भारत अपने औद्योगिक परिवर्तन की जो गति है उसको तेज कर सकता है। अंतिम जो आर्टिकल हमने द हिंदू का ऐड किया, आर्थिक असमानता बढ़ने के कारणों को समझना पड़ेगा। देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, आज इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया में जो आर्थिक असमानता है वो काफी ज्यादा है। आर्थिक असमानता से आप क्या समझते हैं मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो 100 लोग हैं इंडिया में, मान लो, ठीक है, तो टॉप के जो 10% लोग हैं उनके पास वेल्थ का 90% हिस्सा है, या आप इसको एज ए एग्जाम्पल समझे, और जो नीचे 90% लोग बचे हुए उनके पास केवल 10% समृद्धि है, यानी धन है। तो देखिए ये कितना बड़ा एक अंतर है। इसका राइटर इस आर्टिकल में बताते हैं कि इसका कारण क्या है। इसका कारण ये बोलते हैं कि वर्तमान भारत की जो दिशा है, मतलब वर्तमान भारत की जो विकास की दिशा है, उसको अर्थशास्त्री जो है वो लीप फ्रॉग अर्थव्यवस्था कहते हैं। आप ये टर्म याद रखेंगे, कहीं अगर आपके क्वेश्चन में काम आता है, अगर आप लिखेंगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स आपको दिलाएगा। क्या है लीप फ्रॉग अर्थव्यवस्था? क्या होता है इस अर्थव्यवस्था में? देखिए यहाँ क्या होता है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एक्चुअली क्या होता है। जैसे क्या होता है, एक होता है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, आप समझिए इस बात को। फिर होता है आपका उसके बाद इंडस्ट्री सेक्टर, उसके बाद होता है आपका तीसरा सर्विस सेक्टर, ठीक है। राइटर यहाँ पे बोलते हैं कि जितने भी देशों ने आर्थिक विकास किया है, चाहे अमेरिका हो चाहे चीन हो, उन्होंने क्या किया, अपनी एग्रीकल्चर से अपनी जो मैन पावर थी इसको निकाल के कहा इंडस्ट्री में लेके आए। फिर इंडस्ट्री से इन्होंने टेक्नोलॉजी और ये सारे स्किल लेके कहाँ पे सर्विस सेक्टर में लेके आए। लेकिन इंडिया के साथ एक प्रॉब्लम हुई है, इंडिया से एग्रीकल्चर से मैन पावर यहाँ नहीं आई और यहाँ से सीधे सर्विस सेक्टर में आ गई। इसलिए ये जो सेक्टर है ये मिसमैच रह गया और इसकी वजह से सारी की सारी आर्थिक जो असमानता है इसकी जड़ ये है। आगे समझेंगे कि बगैर औद्योगिक विकास किए यानी कृषि से अतिरिक्त श्रमिकों को निकालने बिना सेवा सेक्टर पर निर्भरता बढ़ा दी गई। यानी लीप फ्रॉग अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं आप समझिए। लीप फ्रॉग का मतलब होता है, लीप का फ्रॉग मतलब मेंढक, मेंढक की तरह छलांग लगाने वाली अर्थव्यवस्था यानी धीमी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, जिसमें कृषि से श्रमिकों को निकालकर सेवा सेक्टर में डाल दिया, ना कि औद्योगिक सेक्टर में, जो हम बात कर रहे थे तीनों सेक्टर की। तो ये हो गया, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक तरफ तो उच्च वेतन वाला इंजीनियर है इंडिया में, यानी एक तरफ तो हाई पेइंग जॉब वाला इंजीनियर है,
दूसरी तरफ कम वेतन वाला डिलीवरी बॉय है या कैब ड्राइवर है जिनका वेतन काफी कम है। और तीसरी ओर डिजिटल डिवाइड का शिकार। डिजिटल डिवाइड से मैं आपको समझाता हूँ। डिजिटल डिवाइड से मतलब इंडिया में, आप इस बात को समझना, क्या इंडिया में, आप इससे एक सवाल पूछता हूँ, इंडिया में सबके पास बराबर इंटरनेट अवेलेबल है? पहली बार कनेक्टिविटी की बात है, दूसरी डेटा की बात है। आपका जवाब होगा नो। क्यों? एक तो मान लो जयपुर और दिल्ली में जो बैठा व्यक्ति है, ठीक है, उसको प्रॉपर 5G मिल रहा है और साथ में उसकी अफोर्ड करने की क्षमता भी है। भाई 400 रुपए महीने का रिचार्ज कराएगा तभी तो 5G मिलेगा। लेकिन आप इधर सोच के देखिए अपने गांव के गरीब व्यक्ति के बारे में। पहली बात तो उस गांव में नेटवर्क नहीं है, गांव में नेटवर्क कम। सबसे पहला डिवाइड तो यही हो गया, डिजिटल। और दूसरा, अगर नेटवर्क है भी तो उस व्यक्ति की वहन करने की क्षमता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? डिजिटल डिवाइड। तो यही बात कर रहे थे, एक तरफ उच्च वेतन वाला इंजीनियर है, दूसरी तरफ कम वेतन वाला डिलीवरी बॉय या कैब ड्राइवर। और डिजिटल डिवाइड का शिकार कौन? बेहद गरीब और अकुशल खेतिहर मजदूर। और बजट में भी सरकार इन मजदूरों पे ध्यान देने के बजाय किस पे ध्यान देती है? हाईटेक ग्रोथ पे ध्यान देती है, ठीक है। जबकि एक आम आदमी का घर चीन के सामान से भरा पड़ा है। इससे अमीर और गरीब की खाई बढ़ी है। यहाँ पे राइटर ये बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बोलते हैं कि लेविस का एक मॉडल था, नोबेल विजेता एक लेविस था, उसके मॉडल को अपना के 70 साल पहले अमेरिका ने अपनाया और 1980 के बाद चीन ने अपनाया और दोनों देश सफल रहे, यानी अपने आप को विकसित कर लिया। लेकिन इंडिया के साथ क्या हुआ वो हम इसमें पढ़ेंगे, जो कि हमने पहले भी बात करी। क्या मॉडल था लेविस का मॉडल? समझिए आप लेविस के मॉडल को। लेविस का मॉडल था कि करोड़ों श्रमिकों को बेहतर आय के लिए कृषि से मैन्युफैक्चरिंग में, यानी इंडस्ट्री में, ठीक है, बेहतर आय के लिए कृषि से पहले इंडस्ट्री में लेके आए, फिर सेवा सेक्टर में लाना। ये है लेविस का मॉडल, जिसको किसने अपनाया? 80 साल 70 साल पहले तो अमेरिका ने और 1980 के बाद चीन ने अपनाया। इसकी शर्त थी, शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि कृषि का मशीनीकरण करना है, यानी कृषि को ऐसे ही छोड़ के नहीं आना भगवान भरोसे। कृषि में अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आनी है, जिससे कि क्या होगा? एक सेकंड, लाइट दोबारा आ गई, आपको इंटरप्ट ना होना पड़े। हाँ, तो कृषि को भी ऐसे ही भगवान भरोसे छोड़ के नहीं आना है, वहां भी टेक्नोलॉजी का यूज करके मशीनीकरण बढ़ाना है, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़े और जो लोग बचे हैं कृषि में वो भी जीडीपी में अच्छा योगदान दे और उनका भी जीवन स्तर बढ़े, यानी उसे भी लाभप्रद बनाना होगा। और उससे बाहर जो युवा आए, यानी कृषि छोड़ के जो युवा बाहर आए हैं, उनको स्किल देकर मैन्युफैक्चरिंग यानी कि इंडस्ट्री में भी बेहतर पगार पर लाना है। ये है लेविस का मॉडल। जो कि इंडिया में प्रॉब्लम ये होगी कि हम मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट नहीं हो, हम सीधे सर्विस सेक्टर में आ गए। सर्विस सेक्टर कौन सा है? जो हमारी सेवा देने वाली, चाहे होटल इंडस्ट्री हो, चाहे आपकी कोचिंग इंडस्ट्री हो, और इस तरह की जो आपके टोल फ्री नंबर्स पे जो बीपीओ केपीओ जो काम करते हैं, ये सारे क्या है? सर्विस सेक्टर है। तो हमने प्रोडक्शन निर्माण के बजाय हम सीधे, हमारा कृषि से लोग निकल के कहाँ आ गए? सर्विस सेक्टर में। इस वजह से हमारे यहाँ आर्थिक असमानता बढ़ी है। फिर आगे बात बोलते हैं लेविस मॉडल में कि इस तरह के जो औद्योगिक श्रमिक है, देखो आपने एग्रीकल्चर से इनको उद्योग में ले आए, अब यहाँ भी अगली पीढ़ी को बेहतर तकनीकी शिक्षा से लेस करके टेक्नोलॉजी और सेवा सेक्टर में लेके जाना है, उनको बेहतर वेतन पे लेके जाना है। लेकिन वैश्वीकरण के दौर में सरकारों ने सेवा सेक्टर को व्यापक विस्तार दिया, उद्योग पीछे छूट गया इंडिया में, और इस तरह लीप फ्रॉग जो इकोनॉमी है वो आर्थिक असमानता बढ़ाती चली गई और इससे आर्थिक असमानता बढ़ती चली गई। तो ये सारी बात राइटर ने इसमें की है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। चलिए फिर, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।